साइलेंट सिपरिंग बाय रेचल कार्सन। रेचल कार्सन की बुक साइलेंट सिपरिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पर लिखी गई है। इस बुक में बताया गया है कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज एनवायरमेंट को कंटेमिनेट करते हैं। यह बुक मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की बुनियाद है। सीएसएस के हवाले से भी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएसएस एनवायरमेंटल साइंस का पहला जो चैप्टर है वो हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट्स है, और ये बुक लोगों के अजहान में एनवायरमेंट का शऊर उजागर करने के हवाले से पहली और कामयाब काविश है। इस वीडियो में हम इस बुक का ओवरव्यू देखेंगे कि इसका ओवरव्यू क्या है, कौन से एरियाज एनवायरमेंट के कवर किए गए हैं, इस पर क्रिटिसिज्म क्या है और इसके आउटकम्स क्या हैं। यूएस में जब मलेरिया आउटब्रेक था, मलेरिया की वजह से, उसके फैलाव की वजह से काफी लोग मर रहे थे, तो एक इंडस्ट्री ने पेस्टिसाइड बनाया जिसका नाम था डीडीटी, जिसके जरिए वो मलेरिया को खत्म करने की कोशिश करते थे, मारने की कोशिश कर रहे थे। जब से ये डीडीटी इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो रेचल कार्सन, चूंकि एक बायोलॉजिस्ट थी, थिंकर थी, डीप थिंकर, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसके बाद जो बर्ड्स हैं, दरख्तों पर नजर नहीं आ रहे, जो पहले दरख्तों पर होते थे, चहचहाते थे, वो माइग्रेट कर रहे थे या खत्म हो रहे थे। तो उन्होंने फर्दर तहकीक की और अपनी तहकीक से 3 नतीजे निकाले। पहली बात यह कि पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की वजह से बर्ड्स और दूसरी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिफॉर्म हो रही है या खत्म हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है या माइग्रेट कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, उनका कोई वक्ती इफेक्ट नहीं है, बल्कि वो फूड चेन का हिस्सा बनते हैं थ्रू एग्रीकल्चर प्रोसेसेस, और वो जिंदगी भर ह्यूमन के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर एक्यूमुलेट रहते हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए ट्रबल बनते हैं। तीसरी बात उन्होंने की कि ये जो केमिकल्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं, उसको खराब करते हैं। इसके की एरियाज जो हैं वो 4 की एरियाज हैं। पहली बात उन्होंने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के हवाले से की, उसके हवाले से लोगों को शऊर दिया कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं। दूसरी बात उन्होंने केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में की कि किस तरह केमिकल इंडस्ट्रीज ये पेस्टिसाइड्स बनाती हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती हैं। तीसरा एरिया फ्यूचर ऑफ लाइफ के हवाले से है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का बनाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बूस्ट अप करना कोई वक्ती बात नहीं है, बल्कि इन केमिकल्स का असर लॉन्ग टर्म है, ये इन्वायरमेंट में परसिस्ट रहता है। तो फ्यूचर ऑफ लाइफ, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो स्टेक पर है, वो खतरे की जद में है। चौथा जो एरिया है वो अवेयरनेस के हवाले से है कि किस तरह लोगों को इन्वायरमेंट के हवाले से अवेयर रहना चाहिए, केमिकल इंडस्ट्रीज की हरकतों के हवाले से या ओवरऑल ह्यूमन एक्टिविटीज के हवाले से, कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती हैं, और उसका शऊर लोगों के पास होना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करें और ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट ना करवाएं जिसकी वजह से प्रॉफिट और इकोनॉमी तो बूस्ट अप होती है, लेकिन उसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, जो कि फ्यूचर के लिए खतरा है। इस पर क्रिटिसिज्म क्या था? लाजमी बात है, इंडस्ट्रीज अपनी प्रॉफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए ये डीटीज बना रही थी। तो जब ये उनके खिलाफ एक तहकीक लेके आई तो उनको तकलीफ थी, तो उन्होंने इन पर क्रिटिसिज्म किया कि अगर हम डीडीटी ना बनाएं तो लोग मलेरिया की वजह से बहुत ज्यादा लोग मरेंगे और इसकी जिम्मेदार आप होंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट की वजह से लोग इतने नहीं मरते, कि
انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی جیسے انہوں نے بات کی، یہ ایک لانگ ٹرم امپیکٹ ہے اور فیوچر جنریشن کے لیے خطرہ ہے. وقتی اس کے اثرات نظر نہیں آتے لوگوں کو، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ آپ فیوچر کی بات کر رہی ہیں لیکن یہاں لوگ ملیریا کی وجہ سے وقتی مر رہے ہیں. دوسرا کرٹیسزم ان پر یہ آیا کہ یہ ایک فکشنل ناول ہے، اس کا کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے. ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے جو بک لکھی اس میں ٹائٹل سے لے کے اینڈ تک دیکھیں سائنٹیفک ریویلیشنز بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے تشبیہات ہیں اور فکشنل باتیں ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ کامن لوگ ہوتے ہیں، ان کو انوائرمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا، ٹرمینالوجیز کا پتہ نہیں ہوتا، تو ان کو سمجھانے کے لیے کچھ ایسی باتیں بھی لکھی جاتی ہیں تاکہ ہر معاشرے کے ہر طبقے کو اس بات کی سمجھ آئے. اب اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں؟ کیوں ایک کامیاب کتاب ہے؟ ان تمام انڈسٹریز کے پریشرائز کرنے کے باوجود انہوں نے پرسسٹنٹلی محنت کی. 10 سال انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، گورنمنٹ کو کنونس کرنے کی کوشش کی اور ریزلٹس بتانے کی کوشش کی کہ کیسے کیمیکلز انوائرمنٹ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. تو 10 سال کے بعد یو ایس گورنمنٹ نے فار دا فرسٹ ٹائم DDTs پر بین لگایا. تو اس لیے اس کتاب کے حوالے سے جب یہ نیوز آئی، کہانیاں گردش کرنے لگی، تو اسی کو بیس بناتے ہوئے دنیا بھر میں ماڈرن انوائرمنٹل موومنٹس جنریٹ ہوئی اور اسی کی وجہ سے بہت سارا کام ہوا انوائرمنٹل موومنٹس کے اوپر اور انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے خلاف پالیسیز بننا شروع ہو گئی اور گروپس بنے جنہوں نے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے خلاف، بایوڈائیورسٹی ایکسٹنکشن کے خلاف آواز اٹھائی.